तो देखो इसमें ना सबसे पहले जो पहले 2 चैप्टर है जीन वगैरह वाले, वो तो सारा हमने वही है जो हमने 12th में पढ़ा हुआ था। तो वो लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगी। उसके बाद जो आता है सबसे पहले है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर। तो उसमें ये जितने भी प्रोसेस है वो सभी हमें प्रोकैरियोट्स में पढ़ने हैं। तो जो यूकैरियोट वाला है वो हम सिर्फ डिफरेंस पढ़ेंगे कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है। बाकी जो मेन साइकिल है वो सारी प्रोकैरियोट्स में पढ़नी है। तो पहले डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन के लिए हम पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है ना उनका डीएनए होता है सर्कुलर, और उस सर्कुलर डीएनए में कोई एक रीजन ऐसा होता है जहाँ से ये इनिशिएशन शुरू होती है। उस रीजन को हम कहते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड इधर ओराई जो है उसका पूरा नाम है ओराई सी। तो ये ओराई सी क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन हो सकती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन हो सकती है। तो ये जो ओराई सी है, अगर हम सिर्फ इतना सा पार्ट देखें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिनट। हम सिर्फ इतना सा पार्ट देख रहे हैं तो उसका ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो 3 सेम सीक्वेंस होते हैं जिसमें 13 बेस पेयर्स की रिपीट होती है। तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो 3 सीक्वेंस होते हैं जिसमें 13 बेस पेयर की रिपीट होती है। एंड ये जो 13 बेस पेयर है वो कौन से होते हैं, GATC, TNT, TNT और TTT। मतलब एक बार लिख के देखोगे ना तो याद हो जाएगा, GATC, TNT, TNT और TTT। उसके बाद थोड़े ही डिस्टेंस के बाद से सिमिलरली 5 सेम सीक्वेंस होते हैं जिसमें 9 बेस पेयर्स होते हैं। हर एक सीक्वेंस में 9 बेस पेयर। वो होता है TTAT और CCACA। तो मतलब ये ऐसा याद करना नहीं है, इसमें याद क्या करना है कि ये थायामीन रिच होता है और ये भी थायामीन रिच होता है। तो ये दोनों सीक्वेंस थायामीन रिच होते हैं। उसके बाद हम इसे सिंपली कैसे लिखते हैं कि एक ऐसे लाइन बना के उसमें ये तो हो गए 3 सेम सीक्वेंस जो कि 13 बेस पेयर रिपीट्स के हैं, और ये हो गए 5 सेम सीक्वेंस जो कि 9 बेस पेयर रिपीट्स में है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम एक प्रोटीन होता है डीएनए प्रोटीन क्या करता है, वो एटीपी से बाइंड करता है। एंड ये जो दोनों चीज़ें हैं जब आपस में बाइंड कर जाती है तो वो 9 बेस पेयर रिपीट वाले सीक्वेंस को बाइंड कर देगी। ठीक है, मतलब ये डीएनए जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और एक एटीपी, ये दोनों किधर जाएंगे, इधर, मतलब 9 बेस पेयर रिपीट पर बाइंड कर जाएंगे। फिर जब उसमें HU प्रोटीन आता है, HU प्रोटीन क्या करता है, इस 13 बेस पेयर वाले सीक्वेंस को डीनेचर कर देता है। तो ये है हमारा 9 बेस पेयर रिपीट वाला सीक्वेंस एंड ये है हमारा 13 बेस पेयर रिपीट वाला सीक्वेंस। तो क्या हुआ कि जो डीएनए है और एटीपी वो सबसे पहले इधर बाइंड हुए 9 बेस पेयर रिपीट वाले में, फिर यहाँ पे आ गया HU प्रोटीन एंड वो HU प्रोटीन ने क्या किया, इस 13 बेस पेयर सीक्वेंस को डीनेचर कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये वापस से रीनेचर ना हो जाए इसीलिए हम इसमें 2 प्रोटीन्स डालते हैं एंड वो दोनों प्रोटीन हेक्सामेरिक होते हैं। ठीक है, पहला होता है हेलिकेस। हेलिकेस हेक्सामेरिक कैसे होता है, ऐसे मतलब ऐसे 3 और नीचे भी 3। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग जैसा जिसमें कि 6 यूनिट्स होती हैं। हेलिकेस का दूसरा नाम होता है डीएनए बी। तो पहले आया डीएनए ए, फिर आया डीएनए बी। अब इस डीएनए बी के साथ डीएनए सी आता है वो भी हेक्सामेरिक होता है, और ये दोनों इस स्ट्रैंड में जाके लग जाते हैं ताकि ये दोबारा से रीनेचर ना हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब हमने इस स्ट्रैंड को खोला तो यहाँ पे जो टेंशन है वो बढ़ गई। तो इस टेंशन को कम करने के लिए एक एंजाइम आता है डीएनए टोपो आइसोमरेज 1। ये क्या करता है, इस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो ये रहा डीएनए टोपो आइसोमरेज 1। उसके बाद ये दोनों स्ट्रैंड्स में एक और प्रोटीन आता है जिससे कि ये रीनेचर ना हो जाए। उस प्रोटीन का नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि दोनों स्ट्रैंड्स पर आके लग जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। तो ये आगे से तो क्लोज होगा
मतलब पहले जैसा होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक सेगमेंट दिखा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, पहले डीएनए ए जो कि 9 से बाइंड करेगा, उसके बाद डीएनए बी आएगा एंड फिर डीएनए बी डीएनए सी के साथ बाइंड कर जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। अब उसके बाद क्या है, इलोंगेशन में क्या होता है। अब जो डीएनए है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है, एक होगी 5' to 3' और एक होगी 3' to 5'। अब जो 5' to 3' स्ट्रैंड होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा रेप्लिकेशन है उसका मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। एंड ये डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 3' to 5' में ही सीक्वेंस को रीड करता है। मतलब कि अगर ये स्ट्रैंड है, अगर ये 3' एंड है तो वो नया न्यूक्लियोटाइड किधर लगाएगा, 3' एंड पर ही लगाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है कि सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज क्या करता है, एक छोटा सा आरएनए प्राइमर 3' एंड पर लगा देता है। तो अब इस स्ट्रैंड का 3' एंड ये होगा जो कि खुल चुका है, तो आरएनए एक प्राइमेज इधर लगेगा और एक प्राइमेज इधर लगेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो क्या करेगा, वो इसके 3' एंड पर न्यूक्लियोटाइड लगाएगा एंड न्यूक्लियोटाइड लगते जाएंगे। लेकिन इसके 3' एंड पर तो ये है, मतलब कि कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए ये स्ट्रैंड अभी और खुलेगी, मतलब इतनी खुलेगी और यहाँ पे एक और प्राइमर लगेगा, फिर इतनी खुल जाएगी और यहाँ पे एक और प्राइमर लगेगा। तो ऐसे बार बार प्राइमर लगते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और क्योंकि इस स्ट्रैंड में से फ्रेगमेंट वाइज डेवलपमेंट हो रही है तो इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। उसके बाद है कि जो ये तो हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज। तो जो ये इसका मेन डीएनए पॉलीमरेज भी कई तरह के होते हैं, तो जो मेन इसमें काम करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। वो क्या करता है कि जो आरएनए प्राइमर है उसके 3' एंड पर एक OH ग्रुप होता है, उस OH ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करता है। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अब ये तो डायरेक्शन तो उल्टी हो गई, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि इस डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो रही है। तो इसीलिए एक एंजाइम होता है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड की क्लैंपिंग कर देता है। क्लैंपिंग का मतलब कि एक पॉइंट को फिक्स करके जो बाकी सारी स्ट्रैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में लूप हो जाती है, ताकि ये जो 2 डायरेक्शंस है रेप्लिकेशन की वो हमें एक जैसी दिखाई दे। तो इसे हम कहते हैं लूपिंग ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें प्राइमर को रिमूव कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। और इन सबको ज्वाइन कौन करता है, फ्रेगमेंट्स को, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यूकैरियोट्स में यूज़ करता है एटीपी एंड प्रोकैरियोट्स में यूज़ करता है एनएडी प्लस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद है हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हेलिकेज एंजाइम था हेक्सामर वाला, और दूसरा प्राइमेज आया जो कि प्राइमर लगा रहा था। तो ये दोनों एंजाइम साथ में मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एंड उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्राइमोसोम। तो अभी जो प्राइमोसोम है वहाँ पे जो पहले से प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और डीएनए पॉलीमरेज 3, उन दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स जब बनाता है तो उस पूरी यूनिट को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। अब हर डीएनए में एक टर्मिनेशन रीजन होता है जो कि 20 बेस पेयर लॉन्ग होता है। तो जैसे ही ये टर्मिनेशन रीजन आता है तो एक ऐसा चेंज होता है, एक ऐसा कॉन्फर्मेशन चेंज होता है कि रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन फेज। उसके बाद है ई कोलाई में, मतलब प्रोकैरियोट्स में प्रूफ रीडिंग होती है कि जितने भी बेस पेयरिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं। वो कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रूफ रीडिंग कैसे करता है, अब एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयरिंग होता है और सी और जी का बेस पेयरिंग होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इन दोनों के बीच में जाता है। तो ये या तो ए और टी के बीच में फिट होगा या फिर सी और जी के बीच में फिट होगा। अगर कोई रोंग बेस है, मतलब अगर ए के साथ जी लगा हुआ है तो फिर वो उसमें फिट ही नहीं होगा। तो फिट नहीं होगा तो जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसमें कोई भी चीज़ फिट नहीं होगी, इसीलिए एडिशन इज प्रिवेंटेड।
उसके बाद है हम देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले वायरल डीएनए। वायरल डीएनए में एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो इसके ऊपर एक डीएनए बना देता है एंड ये पूरी यूनिट को कहते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसका काम कर रहा है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दोबारा क्या करेगा, इस आरएनए को निकाल देगा और एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बच जाता है। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसका काम करता है? आरएनएज का। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देता है। मतलब नाउ इट एक्ट्स एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 3 काम होते हैं एंड वो इस सीक्वेंस में काम करता है। उसके बाद क्या है कि मतलब जैसे ये हमारा 5' एंड है और ये हमारा 3' एंड है, या उल्टा बनाते हैं रुको। ये हमारा 3' एंड है और ये हमारा 5' एंड है। तो क्या होता है कि जो हमारा प्राइमर्स होते हैं ना, तो 3' एंड इज ऑक्यूपाइड बाय अ स्मॉल प्राइमर, जैसे ये। तो जब रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाते हैं तो इस प्राइमर को रिमूव करना पड़ता है, और जब ये प्राइमर रिमूव हो जाता है तो एक 3' एंड बच जाता है, ओवरहैंग करता है ऐसे। और जो 5' एंड है ये छोटा हो जाता है, इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो हर साइकिल के बाद छोटा हो जाता है। तो ये छोटा ना हो इसीलिए 3' एंड पर एक और सीक्वेंस ऐड कर देते हैं जिसे कहते हैं टीलोमेरिक सीक्वेंस। और ये एंजाइम होता है टीलोमेरेज। इसमें क्या बनता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसका 3' एंड बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे टीलोमर्स लग जाते हैं। तो जो टीलोमर है वो किस में रिच होता है, टीजी सीक्वेंस में, और ये 3' एंड पर होता है। दूसरा इसका काम क्या होता है ये क्रोमोसोम की लेंथ को मेंटेन करता है और उन्हें स्टेबलाइज करता है। जो टीलोमरेज है ये किस तरह का एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप का एंजाइम होता है एंड ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो मतलब क्योंकि जो हमारा टीलोमियर लगा वो किस में रिच था, टीजी में, तो मतलब ये जो एंजाइम है वो किस में रिच होगा, सीए में। तो इसमें हमें ज़्यादा याद कुछ करना नहीं है, इसमें यही है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कि ये शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रिवेंट करता है। उसके बाद ये हमें याद करना है कि इनहिबिटर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या होता है, टोपो आइसोमरेज का एक टाइप होता है। तो वो इनहिबिट होता है, कोई एक नाम याद करना है, विच इज़ नोवो बायोसिन। दूसरा है इसी को ही सेम एंजाइम को इनहिबिट करता है सिप्रोफ्लोक्सेसिन। उसके बाद ये तो था बैक्टीरिया का। मेमेलियन टोपो आइसोमरेज को कौन इनहिबिट करता है, एड्रियामाइसिन। तो इसीलिए इसे हम एंटी कैंसर ड्रग के जैसे यूज़ करते हैं। तो ये 2 नाम याद करना है हमें। उसके बाद है ये क्वेश्चन आता है कि सिप्रोफ्लेक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो वो एक एंटीबायोटिक होता है एंड इट इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए टोपो आइसोमरेज एंड उसका नाम क्या होता है, डीएनए गायरेज। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो मैकेनिज्म्स ऑफ डीएनए रिपेयर। अगर डीएनए में डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयर मैकेनिज्म क्या है, 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। तो इसमें फर्स्ट 3 का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, जो लास्ट 2 है वो आते नहीं है पेपर में और वो सिलेबस में भी नहीं है। तो सबसे पहला है हमारा बेस एक्सीजन। बेस एक्सीजन में क्या होता है, कोई एक बेस मॉडिफाई हो जाता है। मतलब जहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए था इधर, वहाँ पे यूरासिल आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें यूरासिल को निकालना पड़ेगा। तो यूरासिल निकालने के लिए जो एंजाइम होता है वो उसे हम कहते हैं यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है, यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज। तो वहाँ पे अब जो साइट है वहाँ पे यूरासिल नहीं है, तो उस साइट को हम कहते हैं ए प्यूरिनिक साइट, मतलब वहाँ पे कोई प्यूरिन नहीं है। अब हम इस साइट को तोड़ देंगे और तोड़ने के लिए एंजाइम होगा एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे गैप प्रोड्यूस कर दिया। अब इस गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज तो इसे जोड़ देगा और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे साइटोसिन ला देगा। दूसरा है हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर।
न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में क्या होता है कि एक पूरी की पूरी साइट ही डैमेज हो जाती है। तो इसमें हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? एक्जी न्यूक्लियस। एक्जी न्यूक्लियस क्या होता है? इस डैमेज साइट के दोनों एंड्स पर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करता है एंड उधर एक गैप आ जाता है। अब सिमिलरली गैप कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज ने नया डीएनए बना दिया एंड फिर जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। उसके बाद है, अगर इस न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्टिव हो जाए तो कौन सा डिसीज़ होगा? डिसीज़ होगा ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा में क्या होता है, जो हमारी स्किन है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टुवर्ड्स द सनलाइट एंड जो स्किन कैंसर है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। एंड इसमें मोस्टली क्या होता है? थायमीन डाइमर्स बनते हैं एंड इसमें प्री मैच्योर डेथ होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल कैंसर्स। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि होता क्यों है? डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। एंड क्योंकि नाम में डर्मा है मतलब स्किन का डिसीज़ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर में क्या होता है? रेप्लिकेशन में एरर की वजह से एक एक्स्ट्रा लूप बन जाता है। मतलब ये लूप तो है लेकिन इसके अपोजिट कोई भी वो नहीं है, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है। तो इसलिए ये लूप है तो इसे हम तोड़ते हैं बाय द एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस इसे तोड़ देगा। अब एंडोन्यूक्लियस को कैसे पता चलता है कि इसे तोड़ना है? क्योंकि इस डैमेज का एक सिग्निफिकेंस होता है कि जो इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें उसके एंड्स में मिथाइल होता है। मतलब जो बेस होता है वो मिथाइलेटेड होता है। तो ये एंडोन्यूक्लियस वो मिथाइलेटेड वाले बेसिस को ढूंढता है और उसके अपोजिट कट लगा देता है। अब क्या हुआ? अब एंडोन्यूक्लियस दोबारा क्या करेगा? इस पूरे फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट कर लेगा। अब सिमिलरली गैप आ गया तो गैप को फिल कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। तो इसमें कुछ नहीं है, आखिरी का एंजाइम सेम है, बस शुरू का याद करना है कि ये होते क्यों है एंड इसका शुरू का एंजाइम क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी हम प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो रेप्लिकेशन का कौन सा एंजाइम था? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज में भी डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज में 5 यूनिट्स होती है, 2 अल्फा, एक बीटा डैश और एक ओमेगा, जो कि हमें सामने से नहीं दिखती। उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोर एंजाइम। अगर इस कोर एंजाइम में एक सिग्मा यूनिट ऐड हो जाए तो उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम। ठीक है, और ये सिग्मा यूनिट ही सिर्फ डिफरेंट होते हैं हर स्पीशीज़ में, बाकी 5 यूनिट सेम होती है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी डीएनए पॉलीमरेज की, मतलब ये उल्टा होता है। ये 5' to 3' एंड में रीड करता है एंड इसके फंक्शन के लिए कोई हमें प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता एंड ये इसमें कोई प्रूफ रीडिंग एबिलिटी भी नहीं होती। लेकिन ये क्या करता है कि ये रोंग बेस को रिमूव कर देता है एंड उस एक्टिविटी का नाम होता है रिवर्सिंग पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब ये अपने पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रिवर्स कर देता है। पॉलीमरेज का काम क्या है? बेस को लगाना। तो अगर वो उसे रिवर्स कर देगा मतलब वो बेस को हटा देगा और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज़ नॉट नोन। तो इसमें क्या होता है कि वो इनिशिएशन साइट को कैसे ढूंढता है? डीएनए पॉलीमरेज कैसे ढूंढता है? वो ओराई सी को ढूंढता है। लेकिन आरएनए में ऐसा कोई ओरिजिन नहीं होता। तो क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें डीएनए का एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर, और वो आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर पर जाकर बाइंड हो जाता है। एंड कौन सा पार्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड? सिग्मा फैक्टर। और ये जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर को आइडेंटिफाई क्यों कैसे करते हैं कि प्रोमोटर के -10 बेस पेयर साइड पर एक टाटा बॉक्स होता है, मतलब वो टी और ए में रिच होता है एंड उसका -35 बेस पेयर साइड पर जी और टी रिच एक यूनिट होती है। तो इन दो चीज़ों से हम प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज अपना सिग्मा फैक्टर के थ्रू इस प्रोमोटर से जाके बाइंड हो जाता है।
जैसे रेप्लिकेशन के 3 स्टेप थे वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के भी 3 स्टेप है, विच इज़ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसका आसान सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें क्या याद करना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर से जब बाइंड करता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखता है, एंड क्योंकि अभी तक जो दो स्ट्रैंड्स है वो इकट्ठी ही है, इसीलिए हम इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। और जो ये आरएनए पॉलीमरेज है इसमें अनवाइंडेज एक्टिविटी भी होती है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है। एंड अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। तो जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रैंड्स है वो अलग होगी, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। तो अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5' to 3' एंड में रीड करता है, तो वो इस एंड में, इस स्ट्रैंड में एक छोटा सा प्राइमर लगा देगा। इसे हम प्राइमर नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। और जब 8 से 9 न्यू न्यूक्लियोटाइड बन जाती है तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। और क्योंकि सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज अब आगे मूव करता है। जब वो आगे मूव करता है तो ये जो छोटे से न्यूक्लियोटाइड्स बने थे उस पर और न्यूक्लियोटाइड्स बनने लग जाते हैं। एंड ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर को छोड़कर आगे की तरफ मूव करता है। एंड प्रोमोटर क्योंकि क्लियर हो जाता है इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस। ठीक है। अब क्या होगा कि अब ऐसे करके ये तो था इनिशिएशन। अब क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है और टेम्पलेट आगे बनती जा रही है, तो उसे हम कहेंगे कौन सी प्रोसेस, इलोंगेशन। अब हमें टर्मिनेशन करनी है, तो टर्मिनेशन में क्या होता है, इस आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा फैक्टर था पहले, अब वहाँ पे रो फैक्टर आ जाएगा। और वो रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर उससे इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। अब रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज पर लगता कैसे है, वो क्या करता है कि सबसे पहले वो आरएनए पर बाइंड करता है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ओ सॉरी, वो हाँ, जो नया आरएनए बन रहा है वो आरएनए पर बाइंड करता है एंड वहाँ पे वो एनर्जी को यूज़ करता है एटीपी के थ्रू। एंड एटीपी से जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से वो माइग्रेट करने लग जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स बना होता है वहाँ पे जो सीक्वेंस रिच होता है सी और ए बेस में, वो वहाँ पे जाकर बाइंड कर देता है। तो जो ये सी ए रिच जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, रो यूटिलाइजेशन सीक्वेंस। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो रो फैक्टर को यूटिलाइज कर देता है एंड इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, रट सीक्वेंस। इसका काम क्या होता है कि इसमें अब हेलिकेज एक्टिविटी आ जाती है, तो वो आरएनए और डीएनए, मतलब ये डीएनए की एक स्ट्रैंड थी, इसके ऊपर आरएनए बन रहा था, तो वो इन दोनों को सेपरेट कर देगा, मतलब ऐसे सेपरेट कर देगा थ्रू इट्स हेलिकेज एक्टिविटी, और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म में होता है एंड यूकैरियोट का न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होती है एंड यूकैरियोट में ये डिफरेंट टाइम पर होती है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता है, लेकिन यूकैरियोट में एक प्री एमआरएनए बनता है जो कि प्रोसेस होकर मैच्योर एमआरएनए बना देता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज की 5 सब यूनिट्स होती है जैसे हमने देखा, लेकिन यूकैरियोट्स में 10 to 17 सब यूनिट्स होती है। उसके बाद जो होलो एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स में, वो रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर को और उससे बाइंड कर देता है। लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अकेला प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत अलग अलग प्रोटीन भी चाहिए होते हैं। ये भी सेम चीज़ लिखी है। उसके बाद है कि अब हमारे पास डीएनए से आरएनए बन गया। अब आरएनए का एक टाइप होता है एमआरएनए। अब हमें एमआरएनए बनाना है। तो अभी हमने इधर देखो डिफरेंस में कहा था कि इनिशियली एक प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है जिसकी प्रोसेसिंग होती है।
तो उस प्री mRNA मॉलिक्यूल को हम कहते हैं hnRNA। उसकी फुल फॉर्म क्या है? हेट्रोजीनस RNA। तो हमने 12th में पढ़ा हुआ है सब कुछ कि इसका hnRNA से RNA क्यों बनता है, तो उसी के थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले होती है कैपिंग, मतलब 5' एंड पर एक कैप बनती है एंड वो कैप किस कंपाउंड की बनी होती है? 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो कैप बनती है इसका वो क्या होता है, मतलब ये इतनी यूनिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें 5' ट्राइफॉस्फेट एस्टर बॉन्ड होता है। नॉर्मली डीएनए में जो बॉन्ड बनता है वो होता है 5'3', लेकिन ये बॉन्ड होता है 5'5'। कैपिंग का काम क्या होता है? 5' एंड पर एक्सोन्यूक्लियस की क्लीवेज को प्रिवेंट करना। एंड क्योंकि वो क्लीवेज को प्रिवेंट करती है इस प्रोसेस से वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। उसके बाद है 3' एंड पर पोली ए टेल बनाना, मतलब पोली एडाइनिलेट टेल बनाना, मतलब ए बेस को ऐड करते जाना। तो इसका काम क्या होता है कि ये 3' एक्सोन्यूक्लियस से क्लीवेज को प्रिवेंट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मिथाइलेशन ऑफ बेसेस होते हैं और राइबोस, जो इसमें hnRNA में जो बेस होते हैं और जो राइबोस शुगर होती है उसकी मिथाइलेशन होती है। एंड जो आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले जो हमारा hnRNA बनता है उसके 2 रीजन होते हैं, एक तो नॉन कोडिंग रीजन और एक कोडिंग रीजन। अब कोडिंग रीजन एक तो एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं और एक अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रोन्स, एंड जो बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या फिर नॉन कोडिंग रीजन। तो एक 5' एंड पर होता है और एक 3' एंड पर होता है। तो ये क्या करते हैं? mRNA का लूप स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो अंदर वाले इंट्रोन्स हैं, इंट्रोन्स को हम निकालते हैं एंड इंट्रोन्स के रिमूवल को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में एक एंजाइम यूज़ होता है विच इज़ अ राइबो एंजाइम, एंड उसका नाम क्या होता है? snRNA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये काफ़ी तरह के होते हैं एंड जो snRNA इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं दे आर U1 to U6, मतलब U1 U2 U3 ऐसे। एंड ये पूरा जो स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग में कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम क्या करता है? स्प्लाइसोसोम उस पूरे प्रोसेस को, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को मीडिएट करता है एंड ये स्प्लाइसोसोम एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अब हम ये इसमें क्या देखना है कि एक एक्सोन होता है, फिर इंट्रोन होता है और फिर एक्सोन होता है। एक्सोन और इंट्रोन के जंक्शन पर एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है जिसके 5' एंड पर होता है AG और 3' एंड पर होता है GU। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा फर्स्ट एक्सोन है और ये हमारा सेकंड एक्सोन है, बीच में इंट्रोन है। तो ये जो इंट्रोन है, इंट्रोन में एक साइट होती है जो कि एडेनिन की बनी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा एंड जो कि 5' एंड है और ये 3' एंड है, तो 5' एंड वाला ये बॉन्ड टूटेगा एंड वो बॉन्ड इस एडिनोसिन वाले बेस के ऊपर जाके बन जाएगा, तो एक लूप बन जाता है। इस लूप को हम कहते हैं लेरियाट, और ये इंट्रोन का बना होता है इसलिए हम कहते हैं इसे इंट्रोन लेरियाट। और उसके बाद क्या होगा? ये लेरियाट डिस्कार्ड हो जाएगा, निकल जाएगा एंड ये दोनों जो एक्सोन्स है ये मिल जाएंगे एंड इसे हम क्या कहते हैं? स्प्लाइस्ड mRNA। एंड इस एक्सोन के इस जो mRNA बना फंक्शनल, इसकी ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद हम आते हैं RNA एडिटिंग में। RNA एडिटिंग क्या होती है कि हमने जीन था हमारा, जीन से DNA लिया, DNA से mRNA बनाया। तो जो RNA नॉर्मली बनता है ना, वो वही, उसमें वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्चुअल जीन में होती है, लेकिन कई बार हम RNA को एडिट कर देते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं RNA एडिटिंग। तो इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि पूछते हैं वाइवा में भी काफ़ी बार, वो क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ApoB48।
ओरिजिनली क्या होता है, एक जीन होता है जो कि ApoB100 का जीन होता है। तो ये जो ApoB100 का जीन है, इससे mRNA बनता है। दो जगह पर बनता है, एक लीवर में बनता है और एक किडनी में बनता है। जो लीवर में बनता है उस ApoB100 जीन से ApoB100 प्रोटीन बन जाता है, जो कि VLDL की फॉर्मेशन करता है। लेकिन इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सेम RNA मॉडिफाई हो जाता है बाय एंजाइम डीएमिनेज। और वो डीएमिनेज क्या करता है, साइटिडीन को यूरासिल बना देता है। तो इसकी वजह से जो CAA कोडोन होता है, मतलब जो ग्लूटामेट का कोडोन होता है, वो UAA बन जाता है, मतलब वो स्टॉप कोडोन बन जाता है। मतलब जो प्रोसेस चलनी थी अभी, जैसे ग्लूटामेट बनना था, वो प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जो प्रोटीन है उसका साइज़ भी स्मॉल हो जाएगा। तो जो नया प्रोटीन बनेगा उसे हम कहते हैं ApoB48। एंड ये ApoB48 क्या करता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद काइलोमाइक्रोन। इसीलिए काइलोमाइक्रोन में B48 होता है एंड VLDL में ApoB100 होता है। ठीक है। उसके बाद इस मतलब जो हमारा एक मिनट रुको, आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये हमने रेप्लिकेशन में पढ़ी एक ड्रग एंड अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में एक ड्रग। ट्रांसक्रिप्शन में जो हम ड्रग पढ़ते हैं उसका नाम होता है राइफमपिन। राइफमपिन क्या करती है कि जो बैक्टीरिया में DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, मतलब जब एंजाइम DNA से RNA बनाता है, जिसे हम सिंपली RNA पॉलीमरेज कहते हैं, जो राइफमपिन ड्रग है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। एंड ये एंजाइम को इनहिबिट कैसे करती है कि ये जो पॉलीमरेज की एक यूनिट होती है उसमें बाइंड कर जाती है। तो इसका हमें इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, याद सिर्फ ये करना है कि ये एंजाइम को, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है। उसके बाद है हमारा tRNA कैसे बनता है। तो जैसे mRNA की एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट थी जिसे हमने hnRNA बताया, वैसे ही ये tRNA की प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है। जो tRNA की प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसके 5' एंड और 3' एंड दोनों में एक्सटेंशंस लगी होती है। एक मिनट रुको, काफ़ी आवाज़ आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो जो tRNA होता है उसके 5' एंड पे और उसके 3' एंड पे दोनों पे एक्सटेंशंस होती है। एंड इस एक्सटेंशंस को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं RNase P। तो 5' एक्सटेंशन को किसने रिमूव किया, RNase P ने। और 3' एक्सटेंशन को कौन रिमूव करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। तो ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जो इंट्रोन होता है वो सबसे इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। तो उस जो हमारा इंट्रोन है, हम उसको इंट्रोन को भी रिमूव कर देते हैं। एंड उसमें काफ़ी सारी बेस मॉडिफिकेशन होती है जिसकी हमें डिटेल पढ़नी नहीं है। क्या याद करना है कि 3' एंड पर CCA यूनिट की एडिशन होती है। एंड जो मैच्योर tRNA है उसमें क्या फ़र्क होता है और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, कि इसमें 5' और 3' एक्सटेंशंस नहीं होती, इंट्रोन्स रिमूव हो जाते हैं, बेस की मॉडिफिकेशन होती है एंड 3' एंड पर CCA यूनिट की एडिशन होती है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो RNA। माइक्रो RNA क्या होता है, माइक्रो RNA ना एक चीज़ होती है, मतलब अभी ये समझो एक चीज़ होती है माइक्रो RNA। माइक्रो RNA बनता किससे है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्रीकर्सर से। ठीक है। और वो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रीकर्सर के अंदर अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब मानो कि जैसे ये है, अब इसमें ये 3 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब जो माइक्रो RNA है ना, ये जिस जीन से बनते हैं वो इंडिपेंडेंट जीन होता है। या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर जो जीन है वो उसके इंट्रोन्स में होता है। ठीक है। लेकिन वो जीन कहीं भी हो, उस जीन का अपना एक प्रोमोटर होगा, अपनी एक कोडिंग रीजन होगी और अपना ही टर्मिनेशन सिग्नल होगा। एंड जो सिंगल जीन है वो एक या एक से ज़्यादा माइक्रो RNA बना सकता है।
जो माइक्रो आरएनए है, अब आरएनए है तो वो किसी ट्रांसक्रिप्ट से बनेगा, तो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी माइक्रो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। उस ट्रांसक्रिप्ट की सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड फिर प्रोसेसिंग होगी। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा एंजाइम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, एंड फिर उसके बाद होगी प्रोसेसिंग। अब जो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसमें एक तो 5' एंड पर कैप होती है, 3' एंड पर पॉली एडाइनिलेट चेन होती है, एंड एक लूप होता है। जैसे इस फॉर्मेशन से एक लूप बन गया, जैसे पहले एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्या होता है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हम एक एंजाइम डालते हैं विच इज़ नोन एज द्रोशा। द्रोशा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो कि 5' और 3' सीक्वेंस को क्लीव कर देता है। लेकिन क्या बचता है, सिर्फ एक हेयरपिन लूप बचता है। अब इसमें क्या होता है, ये तो अभी न्यूक्लियस में था, अब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, एंड कौन सा एक्सपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर 5। अब ये जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो इस पर एंजाइम एक्ट करता है डाइसर। डाइसर भी एक न्यूक्लियस होता है। डाइसर क्या करता है, ये ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर को रिमूव कर देता है एंड एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बच जाता है। अब इस दो स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड सिलेक्ट होती है, कोई भी एक स्ट्रैंड सिलेक्ट हो जाती है, एंड वो स्ट्रैंड क्या करती है, उसके ऊपर लोडिंग होती है एक और प्रोटीन की। उस प्रोटीन को हम कहते हैं रिस्क। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो जब रिस्क से लोड हो जाती है तो उस हम जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं मैच्योर फंक्शनल माइक्रो आरएनए। तो ये था हमारा सिंगल स्ट्रैंड जो सिलेक्ट हुई, और उसके ऊपर ये जो रिस्क है उसकी लोडिंग हो गई। अब वो क्या करेगा, एक टारगेट एमआरएनए से जाकर बाइंड कर देगा। जब वो बाइंड करता है तो उसके बाद क्या होती है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाती। इसीलिए हम माइक्रो आरएनए को क्या कहते हैं कि वो जीन साइलेंसिंग करते हैं। जीन साइलेंसिंग मतलब जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए तो बना लेकिन आरएनए पे हमने इसको लोड कर दिया जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें इतना है माइक्रो आरएनए, एंड फिर है स्मॉल इनहिबिटरी आरएनए जिसे हम siRNA कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है माइक्रो आरएनए जैसा। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसका प्रीकर्सर इज डबल स्ट्रैंडेड, एंड जो इसका ओरिजिन है वो एक्सोजीनस भी हो सकता है। एंड दूसरा क्या है, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है कि जो siRNA है ये खुद ही mRNA से हाइब्रिड बना के जीन साइलेंसिंग कर देता है। इसे और कोई कॉम्प्लेक्स, जैसे पीछे वाले में उसे क्या चाहिए था, रिस्क चाहिए था, लेकिन इसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और ये जो हाइब्रिड है जब वो अपना काम कर देता है तो वो डिग्रेड कैसे होता है, वो डिग्रेडेशन के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। एंड वो मैकेनिज्म किधर होता है, हर एक सेल में कुछ पी बॉडीज़ होती है, उन पी बॉडीज़ में इस कॉम्प्लेक्स की डिग्रेडेशन होती है। तो ये था हमारा 2 चैप्टर है ट्रांसक्रिप्शन तक। तो अभी हम इतना करते हैं क्योंकि बाकी जो ट्रांसलेशन वाला चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, एंड वो सारा एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। तो अभी इतना करते हैं, इसमें कोई डाउट